नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट एम के फैज़ी को 2-4 दिन पहले ईडी के ज़रिए गिरफ्तार किए जाने और कई रियासतों में एसडीपीआई के दफ्तरों पर छापों की मजम्मत करते हुए कर्नाटक एसडीपीआई के ज़ेर एहतमाम बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में एक ज़बरदस्त और कामयाब एहतजाजी प्रोग्राम मुनाक़िद किया गया था, जिसमें हज़ारों की तादाद में नौजवान ख़वातीन और कारकुनान ने शरीक होकर एसडीपीआई के नेशनल प्रेसिडेंट एम के फैज़ी की भरपूर हिमायत का ऐलान किया। 2014 के बाद बीजेपी हुकूमत ने बड़ी इंतकामी सियासत का आगाज़ किया है। अपोजिशन पार्टियों को और उसके लीडरों को सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करके गिरफ्तार करना, उनकी आवाज़ को बंद करने और उनके अपोजिशन रोल को कंट्रोल करने की कोशिश मुसलसल करते आ रही है। साबिक होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम हो या कांग्रेस के कर्नाटक के प्रेसिडेंट डी के शिव कुमार, झारखंड के चीफ मिनिस्टर, दिल्ली के साबिक चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, संजय रावत हो या संजय सिंह, जो कोई लीडर जो मजबूत आवाज़ के साथ सरकार की मुखालिफत में बात करते हैं, इन तमाम को ईडी के ज़रिए गिरफ्तार करके उनको कमज़ोर करने की कोशिश की गई है। ईडी की गलत तशरीह हो चुकी है। कई जगह ईडी को एंड ऑफ डेमोक्रेसी भी तशबीह दी गई है। सरकारी एजेंसियों को आज़ादी के साथ तफ्तीशी काम करने की जिम्मेदारी देने के बजाय अपने मुखालिफिन को लगाम लगाने के लिए बड़ी ही बुरी नीयत के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है। एसडीपीआई के लीडर और केडर से बड़ी ही दानिशमंदी के साथ ईडी अफसरान की कार्रवाई से कामयाब होकर बाहर आए और मुसलसल आवाम के लिए अपनी कुर्बानियाँ पेश करते रहे। आवाम मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए हाल ही में वक्फ तरमीम बिल के खिलाफ एसडीपीआई के लीडर्स और कैडर्स ने इस बिल की गंदी सियासत और नीयत को भांप कर मुसलसल अवामी बेदारी प्रोग्राम और सख्ती से मुखालिफत दर्ज कराने के लिए सैकड़ों एहतजाजी प्रोग्राम मुनक़िद किए थे। ट्विटर कैंपेन और सोशल मीडिया पोस्टर कैंपेन मुनक़िद किए गए, जिसकी वजह से हुकूमत को गर्मी महसूस हुई। कहीं एनआरसी सीएए जैसा एक अवामी तहरीक का माहौल ना खड़ा हो जाए, इसलिए एसडीपीआई को खामोश करने के लिए नेशनल प्रेसिडेंट एम के फैज़ी को गिरफ्तार किया गया। चूँकि वक्फ बिल को पार्लियामेंट में पास करवाना है, उसकी मुखालिफत की एक बड़ी आवाज़ को अगर गिरफ्तार कर लिया जाए और उनके दफ्तरों पर छापे मारे तो ये आवाज़ कमज़ोर हो सकती है। उनका ख्वाब है। 70 साल से बताओ क्या हमारी आज़ादी, हमारी नुमाइंदगी, हमारी मिली व समाजी शनाख्त बाकी है? अब टोपी, दाढ़ी, हिजाब, अजान, मस्जिद, कब्रस्तान, वक्ती जायदादों को तहफ़्फ़ुज़ भी ख़तरा लाहिक है। वफ़ की इतनी बड़ी जायदादें अब ख़तरे में है, क्या इसको बचाने के लिए हम तैयार नहीं होना चाहिए? ऐसे वक्त में तमाम जमातों और तमाम हमख्याल सियासी लीडरों, मिली व समाजी कायदीन की जिम्मेदारी है कि एक दूसरे के लिए खड़े हों, एक दूसरे की परेशानी के वक्त बात करें, मुलाकात करें, हिम्मत बांधे और कानूनी लड़ाइयों के साथ साथ दस्तूरी तरीक़े से मुल्क में अपनी शनाख्त और नुमाइंदगी और हिस्सेदारी की जद्दोजहद को मज़ीद आगे ले जाए। नाज़रीन गिरामी, इस मौके पर बहुत सारे अलग अलग लीडरान मौजूद थे और उन्होंने अपने अपने अंदाज़ में जो है किस तरह से जो है इस वक्त नाइंसाफ़ी हो रही है, मुस्लिम लीडरान की गिरफ़्तारी हो रही है, एसडीपीआई को क्यों निशाने पर लिया जा रहा है, इन तमाम चीज़ों को जो है सामने रखने की कोशिश की है। हम ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने पेश करेंगे। और इस इजलास में अब्दुल मजीद एसडीपीआई रियासती सदर, अब्दुल हन्नान रियासती नायब सदर, प्रोफेसर दयानूर पटंजाया और कारकुन शिवा सुंदर, कारकुन आलम पाशा, मौलाना मुफ्ती ज़ुबैर साहब, मुफ्ती शमसुद्दीन साहब, मुफ्ती इरशाद अहमद साहब, अफसर कोडली पेटे और रियासती जनरल सेक्रेटरी मुजाहिद पाशा, रमज़ान कड़ीवाल, शाहिद अली, जनाब नईम अहमद साहब, दस्तगीर साहब, वफ़्द तहफ़्फ़ुज़ कमेटी के रुकन अमजद खान, मौलाना अकरम, मौलाना नूरुद्दीन और मौलाना शकील अहमद, जावेद मोहम्मद आज़म, सलीम अहमद, वीमेन इंडिया मूवमेंट के लीडरान, दलित तंजीम के अहदेदारान और हज़ारों की तादाद में कारकुनान और मस्तूरात ने शिरकत करते हुए जो है इस गिरफ़्तारी की जहाँ मुखालिफत की है, वहीं पर जो है अपने बातों को सामने रखने के लिए एहतिजाज का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, इस बातों का भी इजहार किया। आइए कुछ देर के लिए इन तमाम लीडरान की कुछ बयान सुन लेते हैं। पहली बात, आपने जो कहा कि एसडीपीआई वक्फ बिल के ख़िलाफ़ जो मुनज़्ज़म लोगों को कर रही थी, ये बात सही है, क्योंकि हमारा हक़ है और एसडीपीआई का बुनियादी नारा है कि हर मज़लूम हमारा है और एसडीपीआई का बुनियादी नारा है कि हर एक को उसका हक़ दिलाना। आज भारत में, आज़ाद भारत में 75 साल आज़ादी के होने के बाद जो मुसलमानों का इतना बड़ा इमलाक है औकाफ, इस औकाफ पर ये काले बिल लाकर मुसलमानों के औकाफ पर हमला कब्ज़ा करना चाहते हैं। इस कब्ज़े के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म तरीक़े से ताकतवर तवाना आवाज़ उठाने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया दिल्ली से लेकर गली तक, गली से लेकर हल्ली तक एक मुनज़्ज़म प्लान और कोशिश कर रही थी। अब इन्होंने देखा कि इनको डरा नहीं सकते, दबा नहीं सकते, तो इन्होंने हमेशा की तरह जिस तरह अंग्रेज़ करता था, जो भी फ्रीडम फाइटर थे, जो भी बुजुर्गान दिन मुजाहिद आज़ादी थे, इनको उठाकर काले पानी की जेल, अंडुमान में और जलावतन करता था,
इसी तरह उसी की औलाद, ये बीजेपी आरएसएस वाले उसी अंग्रेज की औलाद हैं, इन्होंने भी यही कहा कि इन्होंने एमके फैजी साहब को एक झूठे, जिसमें कोई ताकत नहीं, ऐसे मुकदमे में ले जाकर फंसा के जेल के हवाले कर दिया ईडी ने। ऐसे हम कोई अहमियत भी नहीं देते। हाँ, हम एक दस्तूरी हक रखते हैं, इसलिए आज एहतजाज में आए हैं। अगर ये दस्तूरी हक ना होता तो फिर हम उनको जवाब देते। क्या लगता है आपको वक्फ के सिलसिले में अभी जंतर मंतर में 13 तारीख को मुस्लिम पर्सनल की तरफ से भी एहतजाज किया जा रहा है और बिल पास होने की जो है लगभग पूरी कभी इम्कान नज़र आ रहे हैं, तो क्या लगता है आइंदा दिनों में आप इसी तरीके से अपने एहतजाज को जारी रखेंगे या फिर जो कार्रवाई हुई है उसके ज़रिए से खामोश हो जाएंगे? नहीं, एसडीपी बनाई प्लेटफॉर्म इसलिए कि खामोश नहीं रहना। जब तक अपना हक और आवाज़, जब तक अपना हक नहीं मिलता उस वक्त तक आवाज़ उठाने का नाम एसडीपी है। अगर वो पास करें ना करें, अगर वो पास कर देंगे तो हमारे लिए अब ऐवान नहीं मैदान रहेगा, मैदान में हम उतरते रहेंगे। इसी डराने के लिए इन्होंने एमके फैजी साहब को अरेस्ट किया है। दूसरा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो दिल्ली में जंतर मंतर पर एक एहतजाज मुनक़िद किया है, उस दिन आपने देखा होगा 4-5 दिन पहले हमारे एडवोकेट शरफुद्दीन साहब जो एसडीपी के वाइस प्रेसिडेंट हैं नेशनल के, उन्होंने फ़ौरन सपोर्ट का ऐलान किया, कहा कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो मुसलमानों का मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म है, इसको हम भरपूर इसका सपोर्ट करते हैं और ये वफ़ का मसला है, ये हमारा मसला है, इसके लिए हम कभी भी एसडीपी पीछे हटने वाली नहीं है। इसके लिए जितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े, चाहे और 1000 हमारे लीडर जेल में चले जाएं और हमारे ऊपर न जाने कैसे कैसे काले कानून लगे, जो भी हो हम अपना हक लेकर ही रहेंगे। इसीलिए 70 साल से ये ठेकेदार पार्टियों पर भरोसा नहीं किया, इसलिए अब हमने अपना प्लेटफॉर्म बनाया है। ये प्लेटफॉर्म किसी को पूछ के नहीं चलता, ये प्लेटफॉर्म मजलूमों की आवाज़ सुन के चलता है, तो अब इसलिए हम कभी अपनी आवाज़ को पीछे हटने वाले नहीं हैं। सर, आपने ठेकेदार पार्टियों का तस्करा किया, कई इलेक्शन के दौरान माइनॉरिटीज़ के बहुत सारे तंजीम और उलमा-ए-किराम वही ठेकेदारों की वोट के लिए डिमांड करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? वही रोना हम भी रो रहे हैं। जिन ठेकेदार नाम निहाद सेकुलर पार्टियों को हमारे बड़े बड़े जिम्मेदारान प्रोजेक्टर लेकर मस्जिद घूमकर पूरी कौम का वोट इकट्ठा कर बार्गेनिंग करते हैं। बार्गेनिंग कौम के मसले मुद्दे को नहीं, वो अपने मफादात के लिए बार्गेनिंग कर दूसरी पार्टियों को जिताते हैं। हम अब कौम को बताना चाहते हैं, इसीलिए हम कौम के सामने आ रहे हैं। पहचानो, हर हक में तुम्हारी आवाज़ बुलंद करने वाली पार्टी कौन सी है। अभी जो पार्टी बरसर इख्तियार है हमारी रियासत में, जिसको जिताने के लिए बड़े बड़े लोग मस्जिदों में, मरकज़ों में, खानखाहों में, दरगाहों में इकट्ठा होकर पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को इकट्ठा कर वोट डाले थे, क्या वो आज 2 साल हो गए बरसर इख्तियार पर कांग्रेस बैठकर? क्या अब तक कर्नाटका की जो सेकेंड माइनॉरिटी मुसलमान आबादी है, क्या हमारा हिजाब का मसला हल हुआ? क्या हमारा हलाल का मसला हल हुआ? 2B रिजर्वेशन का मसला हल हुआ? कन्वर्जेशन बिल का मसला हल हुआ? कहाँ हैं ये लोग? ये ठेकेदार जिम्मेदार कहाँ हैं जो मुसलमानों को आयन इलेक्शन में आके डराते हैं? बीजेपी आ जाएगी, कांग्रेस को वोट दो, बीजेपी आ जाएगी, वोट दो। कब तक डराते रहेंगे? ये डर खौफ की राजनीति को ख़त्म करो, अब खुद लड़ना सीखो, खुद रास्तों पर उतरना सीखो। हर मजलूम की आवाज़ उठाने के लिए हमने प्लेटफॉर्म बनाया है, हम जा रहे हैं लोगों के पास। क्या एसडीपी इस सिलसिले में उन तंजीमों से, उन उलमा-ए-किराम से मुलाकात की है? हमारी तो हर तंजीम, हर तहरीक, हर सेकुलर जहन और हर जमहूरियत को बचाने का जो भी दावेदार है, जो भी तंजीम हो, उसके पास हम जाते भी हैं, राब्ता भी रखते हैं, हमारा नज़रिया भी उनके सामने रखते हैं। हो सकता है आज कुछ हमारा नज़रिया कबूल करने उनको तहम्मुल होगा, कुछ कश्मकश है, लेकिन एक दिन आएगा, यही एक प्लेटफॉर्म भारत के मुसलमानों के लिए बचा रहेगा। इसी प्लेटफॉर्म के तहत हम इंशाल्लाह इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। ये जो क्या मुकदमा है 2022 का एक पुराना मुकदमा है, इसमें ऑलरेडी फैजी साहब 3 दिन ईडी का ऑफिस जाके अपना सफाई दिए थे, अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए थे। ये 1 साल के बाद ये अरेस्ट करने का ये साजिश जो है, जो वक्फ बिल का खिलाफ जो मुहिम मुल्क भर में एसडीपी ने किया है, उसको रोकने का एक साजिश है। और ये केस के हद तक जो है ईडी सही है, ये मेरे भाई भी सही है फैजी साहब, तो इनको पकड़ा कैसा है? इनको पकड़ने के लिए अब मेरे अंदाज से कानून इंग्रेडिएंट ऑफ लॉ क्राइम फंड आया नहीं। एमके फैजी साहब को जो गिरफ्तार किए हैं वो गैर कानूनी है, गैर जरूरी है, आज के वक्त में जरूरत नहीं थी। चूंकि वक्त के
500 से ज्यादा हमारे एहतजाजात हुए, धरने हुए, और 5000 से ज्यादा हमारे एहतजाजात शेड्यूल पर हैं। तो ऐसे वक्त में NRC CAA जैसा माहौल ना बन जाए, एक बड़ी कैंपेन ना शुरू हो जाए, इसलिए वो हमारी आवाज को कम करना चाहते हैं। लेकिन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पहली बात तो MK फैजी साहब की गिरफ्तारी की मजम्मत करती है, और हमारे दफ्तरों पर जो छापे मारे, 12-13 जगह पर छापे मारे हैं, 12-13 रुपये भी उनको नहीं मिले हैं, और हमारे कार्यकर्ता गुलाब का फूल उनको देकर स्वागत किए हैं। एक को वक्फ बिल के खिलाफ हमारा जो एहतजाज और तेजी के साथ जाएगा, उसके साथ साथ जब तक MK फैजी साहब को रिहाई नहीं करते तब तक पूरे मुल्क में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को, अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स को इन्वॉल्व करते हमारा जो एहतजाज हम लोग और तेजी से बढ़ाएंगे। वक्फ का जो ये अमेंडमेंट बिल है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे आबा व अजदाद इतनी बड़ी प्रॉपर्टी हमारे को दिए, लेकिन हम ये सोचने पे मजबूर हैं कि यहाँ पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का ये मामला नहीं है, ये मामला पूरी कौम का, पूरे मुसलमानों का, हिंदुस्तानियों का मामला है। जरूर हम ये कैंपेन के जरिए से अवाम को बेदार करेंगे, मुनज़्ज़म करेंगे। MK फैजी साहब को अरेस्ट करने के दौरान ईडी का बयान आया है कि पिछले 1 साल से ये लापता थे। तो पूरी दुनिया देखी है, फैजी साहब पिछले 1.5 साल पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की ऑफिस में 3 दिन का इनका पूरा सवाल जवाब में इनका कोऑपरेट किए हैं। इनके जितने भी सवाल थे उसको आंसर करके डॉक्यूमेंट भी सबमिट किए हैं, और पिछले 1 साल में सैकड़ों एहतजाज में, सैकड़ों मीटिंगों में ये मौजूद थे। तो ये कहीं जंगल में तो नहीं थे? पिछले 1 साल से क्यों इनको बंद नहीं किया गया? या आज तक पिछले 10 साल में इंडिया में PMLA एक्ट, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के जरिए से 5,500 केस दर्ज किए गए हैं। तो 5,500 केस में कन्विक्ट हुए हैं सिर्फ 42 लोगों, यानी इसका कन्विक्ट रेट है 6.42%। तो ये जो ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट डिपार्टमेंट को सुप्रीम कोर्ट छीमारी डाला है। तो पिछले तमिलनाडु में अपोजिशन लीडर का जब अरेस्ट हुआ था, जब सुप्रीम कोर्ट बोला ये PMLA एक्ट को आप डाउरी एक्ट के जैसा हरासमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये इनके बोल बताए हुए अमित शाह, नरेंद्र मोदी के डायरेक्शन के ऊपर ईडी चल रही है। तो याद रखो, ये ईडी या NIA या जितने भी सेंट्रल एजेंसीज हैं, आपको बाबा साहेब अम्बेडकर के बताए हुए कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में काम करना है। बल्कि अमित शाह मोदी के डायरेक्शन पे करेंगे तो कोर्ट के जरिए से आपको भी सजा हो जाएगी, क्योंकि आज आपने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट का हाथ पाला है। ये छोटी मोटी बात नहीं, हम कानूनी लड़ाई तो लड़ेंगे ही, आपको चौराहे पर खड़ाएंगे ही कोर्ट के दरवाजे से। लेकिन इंडिया में हम हर स्ट्रीट में, हर स्टेट में आपके खिलाफ एक डेमोक्रेटिक एहतजाज भी हम चलाएंगे। इसकी पहली कड़ी बेंगलुरु से हम शुरू किए हैं। हम यहाँ पर हार मानने वाले नहीं हैं। हमें आप ये एजेंसियों के जरिए से डराने का ख्वाब छोड़ दो। मुसलमान जुड़ना नहीं है, कम से कम ऐसा जुल्म मुसलमान के ऊपर जब आता है तो ऐसा मुसलमान ये खोना है, एक नहीं हुआ ऐसा मुसलमान। ऐसे मुसलमान को कब्रिस्तान में आने के लिए आलम पाशा का इजाजत नहीं होता है। क्योंकि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कौमी सदर MK फैजी साहब को ईडी ने गलत तरीके से जो अरेस्ट किया गया है, और उसके बाद 12 जगह में, मुल्क के 12 जगह में SDP का दफ्तरों को भी ईडी राइड किया है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का खिलाफ है। ये जो नाइंसाफी और जुल्म के खिलाफ हम लोग आवाज उठाएंगे। मुल्क भर में उसी दिन पूरे मुल्क में एहतजाज हुआ है, उसके बाद मुसलसल एहतजाज जारी है। आज बेंगलुरु का फ्रीडम पार्क में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन लीडर्स को बुला के आज प्रोटेस्ट किए, ये जारी रहेगा। हम अर्ज करते हैं कि सेंट्रल हुकूमत को फौरन MK फैजी साहब को रिलीज करें, और ये जो क्या मुकदमा है 2022 का एक पुराना मुकदमा है, इसमें ऑलरेडी फैजी साहब 3 दिन ईडी का ऑफिस जाके अपना सफाई दिए थे, अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए थे। ये 1 साल के बाद ये अरेस्ट करने का ये साजिश जो है, जो वक्फ बिल का खिलाफ जो मुहिम मुल्क भर में SDP ने किया है, उसको रोकने का एक साजिश है। ये साजिश की वजह से फैजी साहब को अरेस्ट किया गया।
आगे किस तरह से एहतजाज किए जाएंगे पूरी रियासत में? देखिए, पूरा रियासत में हम लोग इसको तेजी से करेंगे। दो चीजें करेंगे हम लोग। एक को वक्फ बिल के खिलाफ हमारा जो एहतजाज और तेजी के साथ जाएगा, उसके साथ साथ जब तक MK फैजी साहब को रिहाई नहीं करते तब तक पूरे मुल्क में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को, अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स को इन्वॉल्व करते हमारा जो एहतजाज हम लोग और तेजी से बढ़ाएंगे। आज के प्रोटेस्ट में और कौन सी पार्टी आपको साथ दे रही है? देखिए, ऑलरेडी आम आदमी पार्टी हमारा सब ऑलरेडी सपोर्ट डिक्लेयर किया है। आज हमारे एक्टिविस्ट जो है शिव सुंदर साहब आए हैं, वकील आलम पाशा साहब आए हैं, और हमारा एक्टिविस्ट लक्ष्मण चेरनली साहब आए हैं। बहुत सारे दलित एक्टिविस्ट, अलग अलग उलमा कराम जो पार्टी के SDP के नहीं है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का है, दलित ऑर्गेनाइजेशन का बहुत सारे लीडर्स हैं। ये मुसलसल और भी अभी स्टेट लेवल में हो गया और डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी ऐसा ही हम लोग एहतजाज करते जाएंगे। जब से ये वक्फ अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में पेश हुई, फिर उसके बाद JPC को दिया गया, सिलसिला चल रहा है हमारे एहतजाजात का। लेकिन 3-4 दिन पहले जब MK फैजी साहब हमारे नेशनल प्रेसिडेंट है, उनको गिरफ्तार करने के बाद ये एहतजाजात हमारे ज्यादा हुए हैं। चूंकि MK फैजी साहब को जो गिरफ्तार किए हैं वो गैर कानूनी है, गैर जरूरी है, आज के वक्त में जरूरत नहीं थी। चूंकि वक्त के 500 से ज्यादा हमारे एहतजाजात हुए, धरने हुए, और 5000 से ज्यादा हमारे एहतजाजात शेड्यूल पर हैं। तो ऐसे वक्त में NRC CA जैसा माहौल ना बन जाए, एक बड़ी कैंपेन ना शुरू हो जाए, इसलिए वो हमारी आवाज को कम करना चाहते हैं। लेकिन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पहली बात तो MK फैजी साहब की गिरफ्तारी की मजम्मत करती है, और हमारे दफ्तरों पर जो छापे मारे, 12-13 जगह पर छापे मारे हैं, 12-13 रुपये भी उनको नहीं मिले हैं, और हमारे कार्यकर्ता गुलाब का फूल उनको देकर स्वागत किए हैं। बोलना यह है कि सरकारी एजेंसियों का जो इस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है ये सही नहीं है, और SDP का कार्यकर्ता और लीडर डरने वाला नहीं है, और वक्त का ये कैंपेन आखिर तक चलेगा। क्या वहाँ से रिस्पॉन्स आ रहा है सर, क्या पता? 10 दिन का कस्टडी को पूछे थे, पुलिस कस्टडी को, लेकिन 6 दिन का कस्टडी उनको दिया गया है, और हमारा एक एडवोकेट डेली आधा घंटा उनसे बात करने का परमिशन है। सहरी इफ्तारी का पूरा मुकम्मल इंतजाम वहां पर है। अच्छे तरीके से वो एजेंसी को कोऑपरेट कर रहे हैं। आइंदा जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, हमारे बेहतरीन वकला उसको फेस करेंगे। आप बोल रहे हैं कि 5000 शेड्यूल हुए थे एहतजाज, अभी गिरफ्तारी के बाद उसकी नहीं, वो एहतजाजात 5000 से और आगे बढ़ गए हैं, और हमारे ट्विटर कैंपेन हो, सोशल मीडिया पोस्टर कैंपेन के अलावा रास्तों पर उतरना, अवाम को इस तरीके से मुनज़्ज़म करना, ये भी हमारे कैंपेन में शामिल है। वक्फ अमेंडमेंट बिल के तहत क्या पैगाम है? वक्फ का जो ये अमेंडमेंट बिल है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे आबा व अजदाद इतनी बड़ी प्रॉपर्टी हमारे को दिए, लेकिन हम ये सोचने पे मजबूर हैं कि यहाँ पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का ये मामला नहीं है, ये मामला पूरी कौम का, पूरे मुसलमानों का, हिंदुस्तानियों का मामला है। जरूर हम ये कैंपेन के जरिए से अवाम को बेदार करेंगे, मुनज़्ज़म करेंगे। ये अपोजिशन पार्टियां खामोश नजर आ रहे हैं, ज्यादा एहतजाज नहीं उनकी तरफ से, सिर्फ SDP ही आवाज उठा रही है वक्फ अमेंडमेंट को लेके। जी, वक्फ अमेंडमेंट को लेके जो एहतजाज हो रहे हैं, अपोजिशन पार्टियां, दूसरी पार्टियां, उनके अंदर कुछ जोश नहीं दिख रहा है। नहीं, बहुत सी पार्टियां ऐसे हैं जिनका पहला एजेंडा ये नहीं है, लेकिन मुसलमानों का चूंकि मामला है, मुसलमानों की जमातें भी बहुत देर से शुरू हो रही हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, मिल्ली काउंसिल हो, या दूसरी जमातें हो, 13 तारीख को उनका पहला प्रोग्राम होने जा रहा है। लेकिन अमेंडमेंट बिल का मामला कब से चल रहा है? तब से हम अवाम को बेदार करना चाहिए था। हम बहुत देर है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि वक्त पर जरूर हम रास्तों पर आएंगे। सिर्फ कानूनी एतबार से हम वेट नहीं करेंगे, हम रास्तों पर आकर मुनज़्ज़म एहतजाज के जरिए से वक्त की बिल को वापस करेंगे। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जनाब MK फैजी साहब को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जरिए से जो अरेस्ट किया गया है, इसके खिलाफ आज बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में हम ये एहतजाज मुनाकिद किए हैं। ये एहतजाज में पूरे ऑल पार्टी, ऑल ऑर्गेनाइजेशंस ये सपोर्ट होकर आज हमारे प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट भी किए हैं। तो ये प्रोटेस्ट के जरिए से सेंट्रल हुकूमत को हम 4 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ये जो ED जो डिपार्टमेंट है या जो डायरेक्टरेट है, ये एजेंसी है, ये एजेंसी इंडिया के कानून के हिसाब से चलना है या आपके बताए तौर तरीके पे चलना है? ये हमारा पहला सवाल है। क्यों ये सवाल मैं कर रहा हूँ?
देखो, एमके फैजी साहब को अरेस्ट करने के दौरान ईडी का बयान आया है कि पिछले 1 साल से ये लापता थे। तो पूरी दुनिया देखी है, फैजी साहब पिछले 1.5 साल पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की ऑफिस में 3 दिन का इनका पूरा सवाल जवाब में इनका कोऑपरेट किए हैं। इनके जितने भी सवाल थे उसको आंसर करके डॉक्यूमेंट भी सबमिट किए हैं। और पिछले 1 साल में सैकड़ों एहतजाज में, सैकड़ों मीटिंगों में ये मौजूद थे। तो ये कहीं जंगल में तो नहीं थे। पिछले 1 साल से क्यों इनको बंद नहीं किया गया, क्यों अरेस्ट नहीं किया गया? ये सबसे पहला झूठ ये बोल रहे हैं। और रही दूसरी बात, ये जो अरेस्ट का टाइमिंग है, ये टाइमिंग में बहुत सारे क्वेश्चंस राइज हो रहे हैं। जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 टेबल हुई थी लास्ट अगस्त 8 तारीख को, उसके बाद एसडीपीआई के जानिब से मुल्क भर में 500 से ज्यादा बड़े बड़े पैमाने पर एहतजाज हुए हैं। तो यह एहतजाज को लीड करने की वजह से एमके फैजी साहब का अरेस्ट हुआ है, यह हमारा मानना है। और रही तीसरा सवाल, यह आज तक पिछले 10 साल में इंडिया में पीएमएलए एक्ट, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के जरिए से 5,500 केस दर्ज किए गए हैं। तो 5,500 केस में कन्विक्ट हुए हैं सिर्फ 42 लोगों, यानी इसका कन्विक्ट रेट है 6.42%। तो ये जो ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट डिपार्टमेंट को सुप्रीम कोर्ट छीमारी डाला है। तो पिछले तमिलनाडु में अपोजिशन लीडर का जब अरेस्ट हुआ था, जब सुप्रीम कोर्ट बोला ये पीएमएलए एक्ट को आप डाउरी एक्ट के जैसा हरासमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये इनके बोल बताए हुए अमित शाह, नरेंद्र मोदी के डायरेक्शन के ऊपर ईडी चल रही है। तो याद रखो, ये ईडी या एनआईए या जितने भी सेंट्रल एजेंसीज हैं, आपको बाबा साहेब अंबेडकर के बताए हुए कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में काम करना है। बल्कि अमित शाह मोदी के डायरेक्शन पे करेंगे तो कोर्ट के जरिए से आपको भी सजा हो जाएगी। क्योंकि आज आपने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट का हाथ पाला है। ये छोटी मोटी बात नहीं, हम कानूनी लड़ाई तो लड़ेंगे ही, आपको चौराहे पर खड़ाएंगे ही कोर्ट के दरवाजे से। लेकिन इंडिया में हम हर स्ट्रीट में, हर स्टेट में आपके खिलाफ एक डेमोक्रेटिक एहतजाज भी हम चलाएंगे। इसकी पहली कड़ी बेंगलुरु से हम शुरू किए हैं। हम यहाँ पर हार मानने वाले नहीं हैं। हमें आप ये एजेंसियों के जरिए से डराने का ख्वाब छोड़ दो, क्योंकि एमके फैजी साहब जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, ये पार्टी कोई एक लीडर की बनाई गई पार्टी नहीं। इसमें लाखों करोड़ों ऐसे कार्यकर्ता हैं जो अपनी जान की भी बाजी लगाकर इंडिया के आईन को, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडिया के ऊपर अगर यहाँ के डेमोक्रेसी के ऊपर आंच आएगी तो हम अपनी जान की भी कुर्बानी देने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। आज इस फ्रीडम पार्क के जरिए से पूरे मिलकर एक मैसेज दे रहे हैं, ऐसा डराना धमकाना छोड़ दो। ये डराने वाली जमात का नाम एसडीपी नहीं है, ये दूसरों को आप डरा सकते हैं। आपको पता होना चाहिए, नेशनल प्रेसिडेंट का जब अरेस्ट हुआ, उनको जब जेलों के ले जाया गया तो कितने मुस्कुराते हुए गए। तो एक मैसेज वो दिए हैं, आपकी एजेंसी से हम डरने, क्योंकि हम कोई गलत काम नहीं किए। करोड़ों अरबों रुपए मिलेंगे बोल के आप आए थे, लेकिन एसडीपी का एक सीक्रेट में आज रिवील करना चाहता हूं। एसडीपी का अकाउंट हम हमारे ऑफिस में नहीं रखेंगे, एसडीपी का पैसा हम हमारे जेबों में नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रखेंगे, अगर आप हैदराबाद बैंक में रखेंगे, तो वहां पर मोदी का डर है, कभी कभार रातों रात शटडाउन हो जाएंगे बैंक। इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के पास पैसा है, हम ये पैसा छुपाए नहीं। इंडिया के 140 करोड़ आवाम के जेब में हम ये पैसा रखे हैं। जब भी हमने जरूरत पड़ती है हम जाके एटीएम कार्ड डालते हैं, कितना होना उतना ड्रा करते हैं। उसको लेके आके कट्टे बन के बनने का कल्चर हमारे पार्टी में नहीं है। तो ये पैसों को आप रेड नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरे कमाई धूप में, पसीने में कमाई हुए, मेहनत मुश्किल करते हुए लोगों के जेब में ये पैसा है। तो हमारा पैसा ऑफिस में आपको नहीं मिलेगा। आप दिल्ली से आए थे बेंगलुरु को, आने जाने का फ्लाइट का खर्चा 30-40 हजार रुपए है, 30-40 पैसे भी आपको हमारे ऑफिस में नहीं मिले। हमें मालूम था ये डराने के लिए आप आए हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। आज बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क के इस मैदान से हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं, हम हमारे कामों काज में और भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। अभी जो हमने मुहिम को छेड़ा था वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ, आपको पता होना चाहिए कर्नाटक में एसडीपी हुबली की सरजमीन में पहला कॉन्फ्रेंस करी थी, दूसरा कॉन्फ्रेंस मंगलुरु की सरजमीन में की थी। आज मंगलुरु में कल या 2 दिन पहले
हजारों की तादाद में एसडीपी का बैनर को छोड़कर पूरे उलमा इकराम इसको लीड किए हैं। हमें बहुत खुशी है। हमारा बैनर हमें जरूरत नहीं, मुल्क भर में ऐसी मुहिम को हम खड़ाएंगे। ये मुल्क के हर कोने में भी ये मुहिम शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह। ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ನಂತರ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ದುರ್ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ। ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸಹ ಈ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ದುರ್ಬಳಕೆ ಬೇಗ ಚೀಮರಿ ಹಾಕಿದೆ। ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾರು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ RSS ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿನ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡೋದು, ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸೋದು, ಅವರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಅದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ SDP ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ MK ಫೈಜಿ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲನ್ನು ಮಾಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ತನಿಖೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಖಂಡನೀಯ, ಈ ದೇಶದ ದುರಂತ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು। ಇವತ್ತು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಈ ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ನಾನು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನ ಬಂಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು, ಈ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ಯೋಚನೆ ಸಫಲತೆಗೆ ಆಗಲ್ಲ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಅದು ಇಂಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್। ಅದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನ ಬಂಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಈ ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। SDP ನಿರಂತರವಾಗಿ RSS ವಿರುದ್ಧ, ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ, ಕೋಮುವಾದ ವಿರುದ್ಧ, ಮನುವಾದ ವಿರುದ್ಧ, ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ SDP ಹೋರಾಟ ತನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡಲು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। बेशक देखिए, अभी 13 तारीख को दिल्ली चलो इस्लाम के लिए कोई जाने वाला नहीं है, यही लोग तो आगे बढ़े थे। तो हर मुसलमान समझ गए जो नाम के लिए दिल्ली जाने कितने लोग तैयार हैं कर्नाटक से, ये लोग पूरा मजमा जमे वो किए। और ये केस के हद तक जो है ईडी सही है, ये मेरे भाई भी सही है फैजी साहब, तो इनको पकड़ा कैसा है? इनको पकड़ने के लिए अब मेरे अंदाज से कानून इंग्रेडिएंट ऑफ लॉ क्राइम फंड आया नहीं। 317 लाख रुपए जो भी है वो क्राइम फंड में नहीं है, हरगिज हो नहीं सकता है। तो इनको पकड़ा दिए, इनको कानून में डाले। अभी जितनी बात होती है उसको जानबूझ के पकड़े तो इनको छुड़ाना है, तो ये तो है कि भाई इन्हों खुद पकड़े, तो इनको कोई क्राइम किया नहीं है, कानून में नहीं आया है। और ना असेट्स इनका सीज किए, असेट सीज करना हो तो ट्रायल चलना है, ट्रायल नहीं चला है। ये जानबूझ के क्या है, इसको ये SDP पार्टी आज लग रही है जो देख रहे हैं, हमें वो नहीं चाहिए। तो कर्नाटक के पूरे लोग जमना है, हिंदुस्तान के पूरे लोग जमना है और मुसलमानों में जमना है। कम से कम ये पता चलता है कि भाई ये लोग कैसे 300 यानी 435 में 100 MP के लोग हैं, 150 MP के लोग हैं, ये नहीं ये क्या दो। अभी रहमान खान साहब के बेटे खड़े, वो गए वहां से खत्म हो गए, और दूसरा कभी CM इब्राहिम थे, कभी पूरे लोग तो जमना है, पूरे मुसलमान इसके ऊपर आवाज उठाना है कि भाई जो एक मुसलमान को पकड़ा गलत है, कानून नहीं है। तब जब तक ये आवाज यानी गवर्नमेंट सेंट्रल नहीं सुनती है, इसके ऊपर दम नहीं आता है। ये लोगों की पूरी आवाज है, पूरी मेहनत है, मगर इसके साथ जो मुसलमान की जो लोगों की गद्दारी हो रही है, एक भाई से, SDP पार्टी से नहीं बोल रहा हूं मैं, एक भाई से, मुसलमान भाई से जो करना चाहिए वो फर्ज निभाया नहीं है, निभाने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। इसमें जब आके करेंगे तो इसका कानून क्राइम लूटिंग, क्राइम पैसा आना 317 लाख रुपया कौन सी बड़ी बात है। एक एक के घर में, एक एक के जगह पे यहाँ तक अपना 200 करोड़ 400 करोड़ के पैसा लिया जाता है, तो वहां पे ईडी यानी गलत नहीं है। ईडी का क्लियर कानून है, क्राइम का पैसा है, चोरी हुई है, चोरी में हो रहा है, ड्रग्स है, और इसको हमें क्या है नेपाल में चलाते हैं, उधर ही गैम्बलिंग चलता है, वहां से पैसा ला रहे हैं हमें, और दारू ये तमाम बेचते हैं अनकानूनी चीजा, और आर्म्स बेचते हैं, उसका ही नाम के MLA में आना, इसमें कौन सा पैसा है? ये पूछने के लिए कानून के खटखटे पूरे चढ़ना है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे होना है, ट्रायल कोर्ट में होना है। मुसलमान जितने जमना है उसमें 1% इधर भी नहीं जमा है, और वो जो जमायत आज की कमी है वही हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में ऐसे तमाम कानून
मुसलमानों को अरेस्ट करें, मदनी जैसा अंदर ही मारे, फलां करें, पीएफआई जैसा पकड़े, ऐसे आप जैसा पीएफआई जैसा ये भी इदारों को बैन करें। इनके मुद्दे को जीतने के लिए मुसलमान इनको साथ देता है। वो मुसलमान अपनी दौलत के लिए अपने अपने रास्तों में जा रहा है। ये जब भाई के ऊपर जो गलत नहीं, कभी नहीं किया, कभी नहीं सोचा, ऐसे जो कानून में आ गए तो ये चीज को बगैर सपोर्ट करे। ये मेरा दीन एक ही है, मजहब एक ही है, खानदा एक ही है, और इसके बावजूद जो पार्टीज अलग अलग आपके होते हैं वहां पे भाई खानदान में जैसा इंसान चाहता है मुसलमान को चाहना है, मुसलमान ये किस लिए होना है, ऐसे फोर्सेस को, आरएसएस बीजेपी जैसे फोर्सेस को हमें डराना है। ये लोग पीछे से भागना है तो लोग कहाँ हैं, मुसलमान कहाँ है, कोर्टों में कहाँ है, गलियों में कहाँ है। जो केरला में हुआ है उसमें 2% कर्नाटक, पूरी कर्नाटक में नहीं हुआ, तो ये बड़ी इनजस्टिस है। इनको कानून से जस्टिस मिलना है, इनको रिहाई होना है, मुसलमान जुड़ना नहीं है। कम से कम ऐसा जुल्म मुसलमान के ऊपर जब आता है तो ऐसा मुसलमान ये खोना है, एक नहीं हुआ ऐसा मुसलमान, ऐसे मुसलमान को कब्रिस्तान में आने के लिए आलम पाशा का इजाजत नहीं होता है। सिर्फ वक्फ का मसला नहीं है, एसडीपीआई जब से बनी है उस वक्त से लेकर आज तक हुकूमत की नजरों में है। तो जब भी पूरे मुल्क में कोई भी मसला खड़ा होता है तो एसडीपीआई आगे आगे रहती है, पेश पेश रहती है। तो हर मसले में एसडीपीआई चूंकि आगे आगे नजर आती है, चाहे वो यकसा सिविल कोर्ट का मसला हो, बाबरी मस्जिद का मसला हो, कोई भी मसला हो। अब जैसे वक्फ बोर्ड का ताजा मसला है तो एसडीपीआई के लोग हमेशा सामने सामने होते हैं, आगे आगे होते हैं, तो इसलिए इनको खटकते हैं। तो एमकी फैजी साहब को हो सकता है इसी वजह से लोगों ने गिरफ्तार किया है। अब गिरफ्तार करने के लिए इनके पास कोई माकूल वजह नहीं है, कोई जो है ना इनके ऊपर बड़ा इल्जाम नहीं है। तो आसान तरीका क्या है कि ईडी को भेजकर ये गिरफ्तारियां शुरू करते हैं। ये सबसे आसान तरीका है कि ईडी को भेज दो, उनके ऊपर छापे मारो और गिरफ्तार करो। तो बस यह है, दूसरा कोई मसला नहीं है। जो वक्फ के सिलसिले में आज बिल भी पेश हो रहा है, तो मुस्लिम कौम को क्या है जो खामोशी नजर आ रही है, उस सिलसिले में सीरियसनेस कम हो गया है जैसे पहले था जेपीसी बनने से पहले। क्या लगता है आइंदा दिनों में और एहतजाज करने चाहिए, वक्फ की हिफाजत के लिए क्या करना चाहिए? हिंदुस्तान में जितनी हमारी मुस्लिम तंजीमें हैं, बड़ी बड़ी तंजीमें, जैसे जमीयत उलमा हिंद है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, और भी बहुत सारी तंजीमें हैं, उन हजरात का मौक़िफ़ ये है कि सबसे पहले हम कानूनी एतबार से काम करेंगे, एक एक से काम करेंगे। जब सारी कानूनी कार्रवाइयां करने के बाद भी कोई मसला हल नहीं होता, अब हम एहतजाज करेंगे, और एहतजाज करना भी हमारा कानूनी हक है। अब 13 तारीख को जंतर मंतर दिल्ली में जो प्रोग्राम हो रहा है वो एहतजाज का प्रोग्राम है। तो अब तक हम लोगों ने बड़ी खामोशी के साथ ईमेल भेजकर, प्रोग्रामात करके, जलसे करके, जगह जगह मस्जिदों के बयानात के जरिए काम किया, लेकिन कोई मसला हल नहीं हुआ। बल्कि 5 करोड़ मुसलमानों के ईमेल को उन्होंने रद्द कर दिया है, उन्होंने डिलीट कर दिया है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। तो सारी चीजें हमारे अकादमीन ने देखी है। अब 13 तारीख को जंतर मंतर दिल्ली पर इसीलिए प्रोग्राम हो रहा है। अगर उससे भी मसला हल नहीं होता तो इंशाअल्लाह आइंदा बड़े बड़े एहतजाजात होंगे, बड़े बड़े प्रोग्रामात होंगे। और इंशाअल्लाह कल ही अखबार में, कल या आज में पढ़ रहा था, मौलाना अरशद मदनी साहब ने कहा है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मसला हल होगा, उम्मीद है।